मुझे मेरे को मालूम ना कि कौन सी नस दबाने से दर्द होता है सामने वालों को, वो दबाने दीजिए मुझे, कोई छोड़िए ना। सर ओखला इलेक्शन में फंडिंग पे आरोप लग रहा है, फंडिंग का ओखला इलेक्शन में फंडिंग का आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है, ये सारा अरीबा के पिता लगा रहे हैं। भाई वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के घर पे डीलिंग हुई जो आपसे कह रहे हैं। और एक बात बोलूं मैं आपको, अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो हमको लोग आके बोले आप मत खड़ा करिए, ट्रम्प जीत जाएगा। हम नहीं खड़ा किए, ट्रम्प जीत गया। वहां भी डीलिंग हो जाती थी हमारी, नहीं हुई, नुकसान करा दी हमारा। अब क्या बोलेंगे, क्या है साहब के बाद एक अमानत ही बचे थे नेशनल लीडर, उनको आप इस बार गिरा देंगे, फिर क्या ऐसा वो कहाँ आसमान कहाँ जमीन, कहाँ क्यों ये अपने आप को ये लोग इस तरह से मिलाते हैं उन लोगों से। अरे आप मैंने कितने गलतियां इनकी हैं, क्यों ऐसा इस तरह की। देखिए ये जब बातें इस तरह की कोई गुफ्तगू करता है ना, लेते हैं तो इलेक्शन में आपको पूरी तरीके से उसमें वक्त देना पड़ता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। तो बात इस बात, और फिर रुकना भी पड़ा मुझे दिल्ली में रिपोर्ट की तैयारी में, रिपोर्ट के लास्ट मिनट चेंजेस में। तो अच्छा ही हो गया, तो सब दोनों काम एक साथ हो गए। आपने वक्त बहुत दिया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप इलेक्शन में जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है ना, आप जब कोई चीज़ की जिम्मेदारी लिए तो मैं अपनी तरह से जो सकता कर रहा हूँ। थोड़ा सा जमने साहब, एक तो आपका अपना जो है कई फॉलोइंग है, आपके सुनने वाले हज़ारों लाखों में है। दूसरे ओखला में शिफा साहब का भी अपना एक अलग जलवा होगा, आप देखते होंगे वहाँ पर जाकर कि एक तो आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट देखते होंगे, कभी कभी लगता होगा कि आपकी वजह से तो लोग आ रहे हैं, कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं है। तो ओखला में देखा जा रहा है कि कैंडिडेट भी अपने आप में कुछ ज़्यादा ही मशहूर है, कुछ ज़्यादा ही लोग उनको पसंद करते हैं। तो दूसरे इलाकों के मुकाबले आप कहीं भी जब जाते होंगे, ओखला में जब आ रहे हैं तो क्या आपको रिस्पॉन्स नज़र आया, कैसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं यहाँ पे? देखिए पहली बात तो ये है कि आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा होने से मुराद ये है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी मकबूलियत, उनसे लोगों का एक हमदर्दी और इलेक्शन मैनेजमेंट, ये 3-4 चीज़ें अहम होती हैं। तो आपकी बात सही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में शिफा साहब के लड़ने से यकीनन मुझे लगता है कि ओखला का मजलिस का इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। वैसे साहब वक्त की रिपोर्ट कल आ रही है पार्लियामेंट में, अंदर जो रिपोर्ट आप लोगों ने डिसेंट नोट भी लिया, कोई ख़ास चेंजेस दिख नहीं रहे हैं जिस तरह से डिसेंट नोट में आया है। तो फिर दिल्ली के इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट के तौर पर देते हैं, डिस्कशन आने वाला है इस पर? तो डिसेंट पार्लियामेंट की जो फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट जो बन के जो दी गई है, उसके बाद तकरीबन तमाम नॉन बीजेपी के अपोजिशन एमपीज़ ने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट दी है, जिसमें मैंने भी दिया है। मैं आपको शेयर कर लूँगा अभी, एक व्हाट्सएप नंबर किसी का दे दीजिए, उसमें आप लोग शेयर कर ले सकते हैं। मगर अफसोस ये है कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक रूल प्रोविज़न है, उसका बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन करके मेरी रिपोर्ट के 8 पेजेस को उन्होंने रिडैक्ट कर दिया। कवर किए थे MIM को, उसके बाद जो है आपने कहा था कि समय दूंगा, तो फिर समय दिए नहीं दिए बोल दीजिए, आप क्यों शर्मा रहे हैं? शोएब भाई को मैंने कहा कि एक बार मिलवाइए, तो शोएब भाई ने कहा कि सारे पत्रकार को तुम ही सबको ले जाएंगे। बोलिए। तो सर मतलब कहना ये है कि सब लोग को इंटरव्यू के मौका दे देते हैं। नहीं, इंटरव्यू का मुश्किल हो जाएगा। हमने अभी मैंने कहा कि पार्लियामेंट में हर एक सेशन में एक वक्त आप तमाम से मुलाकात हो जाएगी, इस तरह से बातचीत हो जाएगी। इंटरव्यू का देखिए 5 मिनट करेंगे ना तो हमको तकरीबन 3 घंटे निकालना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ऐसे सवाल कर लिए, सबका हो जाएगा। बोलिए। लीडरशिप की बात हो रही है, आपने बताया कि कैसे मुसलमानों ने खत्म किया। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, तो
तो और आपकी पार्टी का नाम जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उधर का जो तबका है कहता है कि इधर की बात की जा रही है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए और इधर की बात की जा रही है कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए, तो आपने हाँ। नाम बदल कर आके देश में नहीं बदलूंगा नाम में, नाम नहीं बदलूंगा, नहीं नाम नहीं बदलूंगा, नाम नहीं बदलूंगा। इसलिए नहीं बदलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है, और नाम बदलने की बात शिवसेना से क्यों नहीं की जाती, अकाली दल से, तेलुगु देशम से, और ऐसे कई AIADMK, DMK, ऐसे कई पार्टीज हैं, और हमारे नाम को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इनका नाम रह सकता है। अब रहा सवाल ये कि मुसलमानों की बात करते हैं, बंद हो गया, मुसलमानों की बात होती है तो होना चाहिए ना। देखिए, इसका आर्गुमेंट ये है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट, तो इक्वालिटी सब्सटेंटिव होनी चाहिए, फॉर्मल नहीं। इक्वालिटी असद ओवैसी और ओवैसी इधर में इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी आप में होनी चाहिए। उस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो बुरी बात क्या है? और मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर मैंने किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कहा है, या हमारे हैदराबाद में आकर आप देख लीजिए कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का काम नहीं करते हैं क्या? अगर आप कभी दारुस्सलाम आएंगे, इंशाल्लाह बुलाएंगे आप लोगों को, आप देखेंगे दारुस्सलाम में अगर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अगर 700 लोग आते हैं, जिसमें से 250 लोग तो हमारे गैर मुस्लिम होते हैं, 250 लोग गैर मुस्लिम होते हैं। सर हमको बुलाइए, आप अंजना ओम कश्यप को बुलाते हैं सिर्फ। मैं नहीं बुलाता हूँ, मैं नहीं बुलाता हूँ किसी को, सिर्फ आप लोगों को बुलाया हूँ यहाँ पर, वो खुद आते हैं। आप लोगों को बुलाया हूँ अभी, वो शोएब खड़ा है, पूछिए उसको पीछे। भाई की बहुत मेहनत है। तो सुनिए एक बात सुनिए, बात पूरी हो। तो हम किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, कहाँ हम खिलाफ है? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब आपकी एक लीडरशिप है वहाँ पर, हम तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? और ये जो बोलना है कि आप पहले अपने मुकाम पे आ जाइए, उसके बाद सब आएंगे आपके पास। यही बात काशीराम से बोलते थे लोग, यही बात ये जो छोटा रिचार्ज है उसको भी कहते शुरुआत में, उससे भी कहते थे वो ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लीजिए, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। सर वही मुसलमान कहता है, मेरा भी है, वही मुसलमान ये कहता है कि पाकिस्तान कमजोर हमारी मजबूरी बन जा रही है, वो तहस होगी, खत्म हो गई। आपको मालूम डॉक्टर फरीदी साहब को हराने के लिए क्या हुआ था? आप बताएंगे ना सर, क्या वजह है? तो डॉक्टर फरीदी साहब 1966 या 67 में हमारे वालिद साहब हैदराबाद से 4 लोगों को लेकर गए थे। डॉक्टर फरीदी या उस ज़माने 70s हो गया, जो भी होगा, तो ये बात मेरे को हमारे मरहूम वालिद ने नहीं बताई थी। जब हम 2015-16 में यूपी गए थे, तो इलाहाबाद में एक साहब हमको मिले, तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब के साथ उन्होंने बस में सफ़र किया था, और डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा रोल मुसलमानों का था उसमें। अब मैं नाम वाम नहीं बोलना चाहूँगा, उन्हीं लोगों एक पॉलिटिकल पार्टी को भी खड़ा कर दिया गया था। तो ये डॉक्टर फरीदी साहब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि जो पार्टी के MLAs और MPs जीत चुके थे, जुल्फ़िकार साहब यूनियन मिनिस्टर थे, तो बहुत गलत हुआ वो। पर अब हम कोशिश कर रहे हैं, और नहीं मालूम मेरे मरने के बाद आप जैसे लोग क्या लिखेंगे, नहीं मालूम ना भाई कि कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई नहीं हुई, बट वसीम साहब कोशिश तो करना है। अब इसमें हर चीज़ में अगर आप एक सक्सेस का
मॉडल बना लेंगे तो मुश्किल है। पॉलिटिक्स में कंटिन्यूस स्ट्रगल करना है और हम करते रहेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे। और इतने बड़ा प्रदेश है यूपी, वहाँ पर अगर मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं किया जाता या नहीं करने दिया जा रहा है, ये बड़ा ही मैंने वेरी सैड है, मैंने बहुत तकलीफदेह बात है कि आप सबको लीडरशिप को अपना लेंगे, वहाँ पर हर समाज की, हर समुदाय के लीडर होगा और जहाँ पर 17-18% मुसलमान की बात आएगी, अब वहाँ पर उनको बोलेंगे नहीं नहीं आप बस सिर्फ दरी बिछाइए या फुला का दामन पकड़ लीजिए, यहाँ चले जाइए। इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, इससे इश्यूज सॉल्व नहीं होते जब तक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट वॉइस आपकी ना हो, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से आज कम्युनलिज्म, फैशिज्म अपने उरूज पर है, मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में भी ख़त्म होगा वो। मैं तो 56 का हूँ अभी, आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होगा। शायद कोई पार्टी कमज़ोर हो जाए मगर माहौल तो वही रहने वाला है। ये रियलिटी है, याद रखिए हमारी बात। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो इसको टैकल करने के लिए आपको अपने एक इंडिपेंडेंट वॉइस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल वॉइस की ज़रूरत है। देखिए, जब हम अपनी मजहबी उमूर में हम अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं करते भाई? तो ये भी मेरा समझना है। सर मेरा आपने शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, सबसे आपकी पार्टी नॉन मुस्लिम तो आपने डाल दिए। अब उसमें कहा गया कि एक्स ऑफिशियो मेंबर भी नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो हम जो शुरू से कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड्स में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, क्योंकि नॉमिनेटेड होगा, अब इलेक्शन नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कैन मेक ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर बना देगी। तो फिर उसका पूरा प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा ना। फिर वक्फ बोर्ड बना के फ़ायदा क्या है? तो ऐसे 8-10 अमेंडमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही वक्त के फायदेमंद नहीं है। एक बात सप्लीमेंट्री सवाल है इलेक्शन के ताल्लुक से अरे शोभ भाई बुलाइए, आइए शोभ भाई। कैसे मालूम है आपको? बताइए। क्योंकि आप ही नहीं बताते हैं। आपको कैसे मालूम, मुझे बताइए ना। सब उठा लिए जाते हैं, सब अरे बंद कर भाई दिए साहब, जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं छापे है, मारे जाते आपको हैं। अंदाजा नहीं है कितनी तकलीफ का हमको सामना करना पड़ता है। अब मैं पलटा के बोलूं कि तुम्हारी गाड़ी पे 6 गोलियां क्यों नहीं मारे, तुम पर 2-3 मरतबा कातलाना हमले क्यों नहीं हुए? देयर इज एन एंड टू इट। और ये देखिए, मेरे को अपनी वफादारी साबित करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये सब तकालीफ का हमको सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मत समझिए कि तकालीफ का सामना नहीं, बिल्कुल सामना करना पड़ता, सामना करते हैं। फ़र्क ये है कि हम रोते नहीं आवाम में आके, हाय मैं लुट गया, मैं ये हो गया, फुला हो गया। मेरी पीठ पर भी इतने ज़ख्म हैं कि आपको जगह नहीं दिखेगी, इतने ज़ख्म है, इतने मायूस एतबार से देखा जाए तो। सर वैसे असल में हम नहीं बने हैं। अगर हम सिटीजन विद राइट्स बनेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी हमारी। हर इलेक्शन हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का हो जाता है, बताइए। अगर आप यही सवाल, अगर आपके दादा जिंदा है तो उनसे पूछे जाके कि दादा ये बात सही है कि आज मैंने ये बात करूँ? बोले हाँ बेटा। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो पढ़ने वाले हैं आप लोग, एक ऑक्सफोर्ड का कैम्ब्रिज स्कॉलर है, उसका नाम अनिल कुछ है, उसकी किताब पढ़िए। 1947 से 1977 तक मुसलमानों से किस तरह का बर्ताव हुआ। अगर आप वो पूरी किताब पढ़ लेंगे तो आप थूकेंगे इन तमाम रहनुमाओं पर, ये तमाम माने ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं। आप एक एक स्टेप पे आप देखेंगे किस तरीके से हमको पीछे किया गया। 47 से लेके 77 तक। ये आज आसाम में डिपोटेशन की बात हो रही है ना, वो
नेहरू के ज़माने में 40,000 मुसलमानों को या तो नोटिस दी गई थी या उनको पुश कर दिया गया मौजूदा बांग्लादेश में। बाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो रुक गया वो। और हैरत अंगेज बात यह कि जहां प्रोटेस्ट होता है रुक जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप हमारे लिए नेसेसिटी है। और ये बार बार आर्गुमेंट जो पेश किया जाता है कि नहीं इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा, कम्युनलिज्म बढ़ने की जिम्मेदार हम नहीं है भाई। हम नहीं है जिम्मेदार कम्युनलिज्म बढ़ने के, हम विक्टिम हैं। हम कैसे, हमारी वजह से कैसे बढ़ रहा है। अब कोई बाल की खाल निकालना चला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे कोई बोलता नहीं आपके भाषण से मामला गर्म हो जाता है। ये रात में गर्म हो गया। हाँ, में गर्म मैंने एक बात सुनिए, मुझ में तो कोई कश्फ करामात नहीं है कि मैं यहाँ से ऐसा करूँ तो आपको गर्मी पैदा हो जाए। ये एक चाइनीज में एक मेडिसिन होता है, चिगोंग बोलते हैं उसको, चिगोंग होता है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज को निकालता है वो, और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। ये तो उल्टा हो रहा है मेरे से। और इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, कि मुस्लिम वो रूल प्रोविजन है और उसका बहुत ही ग्रेव नैरो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोई भी ट्राइबल की लैंड को वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसके जवाब में कहा है कि हम इससे एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लीगली आप मुसलमान होते हुए ट्राइबल हो सकते हैं, आप मुसलमान होते दलित नहीं हो सकते। वो लीगल प्रोविज़न है। हमने उनको कहा कि जब मुसलमान होते हुए कोई ट्राइबल हो सकता है तो फिर वो वक्फ कर सकता है अपने लिए। नहीं, वो छोड़ दीजिए। लक्षद्वीप से 6 मरतबा के MP सईद साहब थे, वो ट्राइबल थे। अब उनका बेटा MP ट्राइबल है। जो मैंने उसको लिखा हो, चेयरमैन साहब ने कहा उसको रिडैक्ट कर दिया। अरे तो भाई ये तो लीगल फैक्चुअल पोजीशन है ना। अब हमने लिखा कि इस कमेटी के पास जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी साहब की, मौलाना अरशद मदनी साहब की, और जमीयतुल मशाइख है बम्बई की, और मीरवाइज फारूकी साहब आए। इन तमाम ने मुखालिफत की, उसको रिडैक्ट कर दिया। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कमेटी के कमेंट में नहीं है। फिर हमने उसमें लिखा कि इन्होंने गोवा के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जिनके लोग टेररिज्म में कन्विक्ट हुए। सनातन संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग। तो आपने लिखा, हमने उसको रिडैक्ट कर दिया। तो ये तो समझ में नहीं आया मेरे को। तो खैर उस जो रिपोर्ट दी गई है, जैसा कि पहले अगर आपको लग रहा है मेरा जवाब लंबा हो रहा है तो बोल दीजिए, कोई मतलब नहीं, आप बोलें। अगर उसमें ये है कि वक्फ बाय यूज़र निकाल दिया गया था। अब अमेंडमेंट हमने ये किया, जो हमारा अमेंडमेंट था, हम तो वक्फ बाय यूज़र को रखने के लिए हमने तमाम ने अमेंडमेंट दिया, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर हम हार गए। इन्होंने जो अमेंडमेंट दिया, बीजेपी के एक मेंबर ने दिया, क्या दिया कि वक्फ बाय यूज़र वही होगा जिस पे डिस्प्यूट नहीं होगा और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। भाई डिस्प्यूट का मतलब क्या है? मैं ओरल डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा, मैं कलेक्टर को लिख के डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा। डिस्प्यूट को डिफिनेशन भी नहीं है उस नंबर 1। दूसरा, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब मिसाल के तौर पर दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे में वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसको सच्चर कमेटी ने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट इसको हैंडओवर करिए। और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था कि उसकी लागत 3000 करोड़ रुपये। मिसाल के तौर पर उसमें एक प्रॉपर्टी है पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद। अब वो तो वक्फ यूजर नहीं रहेगी ना इस अमेंडमेंट में। तो आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल दिया उसको, तो मुहिबुल्ला साहब नमाज कहाँ पढ़ाएंगे अगर कल उसको गवर्नमेंट बोल दी कि भाई ये वक्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? समझिए अब हमारी बात को आप। वो अब डिस्प्यूट है, कई मस्जिद, अब 12
केसेस चल रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसमें सब ये बोल रहे हैं कि वक्फ यूज़र नहीं है। आप कैसे निकालेंगे उसको? तीसरी बात यह है कि वक्फ यूज़र के सिलसिले में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो जजमेंट है उसमें वक्फ यूज़र को अपहेल्ड किया उसने। तो आप लॉ ऐसा नहीं बना सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दें। आप कोई लॉयर से पूछ सकते, और उस जजमेंट में डिफाइन किया गया, बताया गया है कि वक्फ यूज़र कैसे होता है। मैं किसी को हाथ लगा दूं वक्फ यूज़र नहीं होता वो, उसके एविडेंस का प्रोसेस बताया गया।